बच्चों कल आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम है। मैं आपका क्लास 10th का कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें हमारे फॉर्मूलेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। लास्ट मिनट में आप कैसे फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं, हमें क्या क्या फार्मूला देखना है, वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स है, इसमें आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है वो इर्रेशनल का प्रूफ करने के लिए आने वाला है। 3 + 2 √5 NCERT का क्वेश्चन है। √2 √3 √5 ये जितने क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ज़रूर आएगा। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं आपको पता है। पहले इसको आपको रैशनल ऐड करना पड़ेगा। अगर √2 √3 और √5 हैं, अगर √2 √3 √5 है, इन सब क्वेश्चंस को आपको इर्रेशनल को क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपको इसको रैशनल प्रूफ मतलब रैशनल आपको इसको लेट करना पड़ेगा। कैसे लेट करते हैं? √3 = a/b वेयर b ≠ 0। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, आपको पता होगा, और स्क्वायरिंग करके इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर विदाउट सिंगल, जैसे √3 √2 है √3 है, ये नंबर्स ना होके अगर आपके पास अगर 3 + 2 √5 है या 2 + √3 है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो आपसे पहले ही बताएगा कि √5 और √3 इर्रेशनल हैं। तो उस केस में इससे सोल्यूशन छोटा होगा। तो आपको इसको डायरेक्ट बताना है कि ये इर्रेशनल नहीं, ये क्या है? रैशनल है। फिर यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो बाद में हम इसमें कहते हैं कि ये रैशनल नहीं, क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। तो पहले आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये नंबर रैशनल, ये नंबर इर्रेशनल नहीं, ये क्या है? रैशनल है। तो 3 + 2 √5 को आप रैशनल ऐड करोगे, टर्म्स को शिफ्ट करोगे। ये बहुत क्वेश्चन ईजी रहता है। a/b -3, फिर √5 = a/b -3, 2 यहाँ पे डिवीज़न में आएगा। इसको सॉल्व करके हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि LHS में √5 इर्रेशनल होता है, तो RHS भी टर्म क्या होगा? इर्रेशनल होगा, क्योंकि आपने इसको लेट किया था रैशनल, वो रैशनल नहीं, वो क्या होगा? इर्रेशनल। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये नंबर हमारा रैशनल नहीं, वो क्या है? इर्रेशनल। तो ये एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो टाइप रहेगा वो ये रहेगा। सेकेंड टाइम में आपके पास LCM SCF के क्वेश्चंस आ सकते हैं। LCM SCF में क्या आपके पास आएगा, देखिए समझते हैं कि LCM SCF में क्या आएगा। सपोज एक नंबर मुझे दिया गया है AB² और सेकंड दिया हुआ है A²B3। अगर इसका आपसे LCM पूछे तो बहुत सिंपल है इसका आंसर। आपको LCM के केस में हाईएस्ट पावर बतानी है टर्म्स की। A की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो A², और B की हाईएस्ट पावर क्या है? Q। यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। और अगर आपसे SCF पूछे तो SCF में जो रहता है वो कौन सी पावर रहती है? मिनिमम पावर होती है दोनों टर्म्स की। यहाँ पे मिनिमम A है और यहाँ पे मिनिमम क्या है? B²। तो ये याद रखना है हमें कि LCM के लिए हमें देखना है हाईएस्ट पावर और SCF के लिए हमें देखना है दोनों टर्म्स की लोएस्ट पावर। इसका 1 मार्क में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। और क्या है हमारे पास? थर्ड में फिर मैंने ये बताया है कि रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है 3 टर्म है, उसको आपको उसमें आपको क्या पता करना है? ग्रेटेस्ट नंबर डिवीज़न के लिए पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस बताएगा कि ये रिमाइंडर है, तो इसको आप माइनस करके उसका LCM निकाल लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेकंड चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आपको पता होगा कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू क्या होती है? -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो एक क्वेश्चन आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ वेरिफिकेशन आपको करने को आएगा। तो आप अल्फ़ा प्लस बी और ए आप लोगों को पता होगा क्या होता है। px = ax² + bx + c। हमारी ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सा है? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो पॉलिनोमियल में हम ये निकाल लेंगे। और उसके बाद आपको एक बात और ध्यान देनी है कि आपको इसको वेरिफिकेशन करने के लिए इसको आपको ज़ीरोस निकालने पड़ेंगे। वहाँ से सम करना पड़ेगा, यहाँ पे सम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर हो गया। टू वेरिफिकेशन करना किसका? पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन। सेकंड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास आएगा वो आएगा टू फाइंड अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। px = x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में कोई आता है तो आपको उसको कॉमन ले लेना और आपको पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। थर्ड टाइप जो हमारा है वो क्या है, ये क्वेश्चन हर ईयर आया है सीबीएसई में। इस क्वेश्चन में आपको क्या है समझिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी आपसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा को स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर आपसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछे तो इस केस में भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपने अल्फ़ा ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वहीं से हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकलेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से क्या आएगा, इन टर्म्स को हम LHS में भेजेंगे। तो जब LHS में इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। एक जो हमारे पास टाइप और बच रहा है वो कौन सा है, थर्ड टाइप। अगर आपसे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछे तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। दूसरा क्या हमारे पास टाइप है, अगर आपसे पूछे 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ टाइप हमने क्या देखा है, अगर आपको एक ज़ीरो दिया हुआ है और सेकंड ज़ीरो आपको फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल में समझिएगा, हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने ज़ीरोस हैं, 2 ज़ीरोस हैं। ये आपको फॉर्मूले देखने हो तो पहले देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको 1 मिनट के लिए। अगर आपको एक ज़ीरो गिवन होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो दूसरा ज़ीरो आप कैसे निकालोगे, सेकंड ज़ीरो कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना। पॉलिनोमियल सपोज आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसको मैं कर देता हूँ 5। अगर आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इस पॉलिनोमियल में आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक ज़ीरो गिवन रहेगा। सपोज आपको गिवन है 1 0 आपको गिवन है x इक्वल्स टू -2। अगर ये आपको गिवन तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पुट करना है p-2 आपको पुट करना है और इसको इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनको पुट करते हैं जब पॉलिनोमियल में तो फाइनल वैल्यू क्या मिलती है, हमको 0 मिलती है। तो ये जो -2 हमें वैल्यू मिल रही है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आपको कहाँ पुट करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल में। तो p-2 जब हम पुट करेंगे वो 0 हो रहा है तो -2 पुट कर देते हैं पॉलिनोमियल में, 2 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 3। तो ये हमें क्या मिल रहा है, देखिए पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, 0। अब इस क्वेश्चन में वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 5 की जगह वो क्या दे देगा, k दे देगा। 5 की जगह क्या दे देगा, k दे देगा क्वेश्चन में, और पूछेगा आपसे आप अदर ज़ीरो, आप k की वैल्यू फाइंड करो। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आपको पुट कर देना है 0। तो p-2 इक्वल्स टू 0 और 2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिलेगा आपको, 4 इंटू 2 8 -2k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 11 इक्वल्स टू 2k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/2 हो जाएगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा इसमें से ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। आपने क्लास 9 में भी ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा है, ग्राफ कैसे बनाते हैं XY एक्सिस पे, कैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम इसका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है, और वो केस स्टडी में भी आपका आ सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे एजेस वाले क्वेश्चन,
एज ऑफ रोहन इज थ्राइस द एज ऑफ राम, कुछ भी दे सकता है आपको। तो एजेस वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, बहुत सिंपल रहता है। हमें दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करनी है, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से या जिस मेथड से आप सॉल्व करते हो उससे आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बेटर रहता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत ईजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एजेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड हमारा टाइप रहेगा फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हमेशा याद कर रखिएगा, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, उसके बाद जो वो कंडीशन दे, एडिंग 2 न्यूमरेटर, एडिंग 3 डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/5। ऐसे क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। एक इक्वेशन हमारी और बन सकती है। तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या है, सपोज आप उसे कह रहा है कोई भी 2 डिजिट नंबर है और आपको पता है 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई। इसका अगर मैं ऑर्डर रिवर्स करूंगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो क्या रिलेशन देगा, सम ऑफ 2 डिजिट्स। इसमें बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन रहता है सम ऑफ द डिजिट्स, तो वो 10x प्लस वाई को लिखते हैं। 10x प्लस वाई को नहीं लिखना, आपको लिखना है x प्लस वाई को, क्योंकि इसके जो डिजिट्स है, यूनिट डिजिट y है और टेंथ डिजिट क्या है, x है। तो उसके डिजिट्स का जो सम रहेगा वो x प्लस वाई, वो कुछ भी दे सकता है आपको, 9, 10, 18। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब डिजिट्स का सम रहेगा तो x प्लस वाई। चैप्टर नंबर 4 में क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब स्पीड के क्वेश्चंस क्या रहते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी तो उसमें इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी सपोज इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस सी, ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले तो रूट्स वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे। अंडर रूट 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इस केस में आपको उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड आपके पास एक और टाइप है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप एक बात और जानते होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे हम पता करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो एक टाइप हमारे पास देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए फिर मैंने कहा आपसे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर नॉन रियल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इससे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा वो और बोलेगा कंडीशन चेक करो कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं, तो उस केस में सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस आता है तो कोई भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है नॉर्मल सॉल्व करने के लिए या तो ग्रेटर का रहेगा या तो इक्वल टू 0 का रहेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा टाइप फर्स्ट जो कवर हुआ वो क्या कवर हुआ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर हमने क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस क्या होती है। दूसरे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं
टाइप 4 में अगर हम देखें तो आपको क्वेश्चन एक आ सकता है 1/x + 2/x + 3 = 1। इन क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है x × x + 3। इस टर्म को आप x + 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, = 1 करेंगे। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप चाहो तो चाहे फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करो, आप किसी से। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप देखिएगा। सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला याद होना चाहिए। an क्या होता है? an होता है nth टर्म जिसकी वैल्यू क्या होती है? a + n-1 × d। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। ये an की वैल्यू होती है a + n-1 × d। जहां पे an किसको डिनोट करता है? nth टर्म को। किसको डिनोट करता है? nth टर्म। और a किसको डिनोट करता है? a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स भी हो सकते हैं, 20 भी, 50, कितने भी हो सकते हैं। d क्या है? d है डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो an nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d निकालना बहुत इजी है, a2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अपकमिंग टर्म टू द प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हो गया an के लिए। अब सब इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? सपोज आपको उसने कुछ सीक्वेंस दे दिया, आपको उसने सीक्वेंस दे दिया 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, और आपसे इसमें पूछे वो 50th टर्म क्या होगा, तो आपको बहुत इजी वे से इसको सॉल्व करना है। a50 होगा, a 50th टर्म यानी a50, ये सफिक्स में है 50, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। a क्या होता है? 1, जो यहाँ पे मुझे सीक्वेंस में दिया गया था 50 - 1 एंड डिफरेंस इज 3 - 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 + 49 × 2 दैट इज 98 = 99। तो कोई भी आपको टर्म निकालना हो आप an के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेकेंड जो मेरा टाइप है वो है SN निकालने के लिए। SN क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। SN, इस सीक्वेंस में अगर मैं प्लस लगा देता हूँ, इस सीक्वेंस में अगर मैं प्लस लगा देता हूँ तो ये एक सीरीज बन जाएगा, और n टर्म्स तक अगर मुझको इसको ऐड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है SN का। SN क्या होता है? SN के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास n/2 2a + n-1 × d। और जब आपको लास्ट टर्म अगर गिवन होगा जो कि nth टर्म होता है, उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे n/2 a + an। ये का फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमको लास्ट टर्म गिवन होगा। अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा तो उस केस में हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो एक इससे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनका सम अप टू n टर्म्स तक क्या होगा? तो जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज n। तो ये हमें मिल जाएगा, किसका सम मिल जाएगा? n नेचुरल नंबर्स का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। अच्छा, इनके क्वेश्चंस आपको ऐसे भी सॉल्व करना हो सकता है कि आपको लीनियर इक्वेशंस बन रही हो। इन क्वेश्चंस के टाइप में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कहता है कि फिफ्थ टर्म इज मोर देन फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 3 more than सेकेंड टर्म, 3 more than सेकेंड टर्म। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? फिफ्थ टर्म यानी a5, सेकेंड टर्म यानी a2 और 3 more। तो इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस भी इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। सम का क्वेश्चन एक जरूर आएगा एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और BC के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है डेट इज DE। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इससे हमें क्या मिलता है?
इसमें हमें ये मिलता है कि जो AD अपॉन BD होगा वो इक्वल होगा AE अपॉन C के। इसको आप एक और कॉन्सेप्ट में ला सकते हो कि अगर हम इसमें 1 ऐड करें बोथ साइड तो हमें AD प्लस BD मिलेगा, अपॉन में BD मिलेगा। चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ तो आपको ताकि दिक्कत ना हो। इसका मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखूँगा, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होगा AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ओके, इसको हम जब 1 ऐड करके रिवर्स करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा रेशियो AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ करने को भी आती है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो क्या है। इसी का कन्वर्स BPT भी होता है। BPT में क्या था, D पैरेलल टू BC था, लेकिन कन्वर्स BPT में क्या होगा, BPT में आपको D पैरेलल टू BC दिया हुआ था तो आपने रेशियो को इक्वल किया। कन्वर्स BPT में क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और आप क्या प्रूफ करोगे, रेशियो इक्वल प्रूफ करोगे। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ क्या हो गया, BPT। इसके बाद आपको 3 थ्योरम्स बननी चाहिए। BPT हो गया, कन्वर्स BPT हो गया। उसके बाद 3 थ्योरम्स आपको बननी चाहिए कि ट्रिपल एस क्या होता है, ट्रिपल ए क्या होता है और SAS क्या होता है। डेट इज 6.3, 6.4 और 6.5 थ्योरम। इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास, सपोज हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये सपोज ट्राइंगल ABC है और ये कौन सा है, ट्राइंगल PQR। इसमें क्या होगा, देखो ABC और ये हो गया PQR। अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहा है, जैसे AB प्रोपोर्शनल है PQ के, BC प्रोपोर्शनल है QR के, AC प्रोपोर्शनल है PR के, इट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, तो क्या होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज तो पहले से इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। इसी तरीके से ये कौन सी थ्योरम थी, ये थी ट्रिपल एस। इसी तरीके से ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए में क्या है, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस इक्वल होंगे। अगर तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को कन्वर्स कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिपल ए मिल जाएगा। और SAS क्या है, ये बेसिकली मैं आपको 6.3 की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। 6.2 के लिए तो BPT थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 6.1 तो बहुत बेसिक है। थर्ड हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, SAS का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर 2 साइड्स के रेशियोस इक्वल हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और साथ में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, ये इंक्लूडेड एंगल है दोनों साइड्स के रेशियोस के बीच का, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, तो तब हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, 6th चैप्टर का। मैंने आपको बता दिया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और इसके पहले मैंने आपको बता दिया BPT थ्योरम का कॉन्सेप्ट। BPT थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है, BPT आएगा बिल्कुल 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 7th चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर मुझे PQ डिस्टेंस फाइंड करनी है 2 पॉइंट्स के बीच की, सपोज एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, इनके बीच की मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है x1 y1 x2 y2, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सिंपल फार्मूला है, PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप करोगे। अगर सेक्शन फार्मूला के लिए हमारे पास टॉपिक आया तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फार्मूला हम बेसिकली x पता करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसको मैंने डिनोट किया x, y से, इसका सेक्शन हुआ है कि सपोज ये पॉइंट जो है इन दोनों P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो है डिवाइड कर रहा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज M1
और m2 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर। तो इस केस में हम x और y की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला m1 एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें m1 और m2 आपको गिवन होगा। m1 और m2 गिवन होगा, x1 y1 x2 y2 भी गिवन होगा। आपको फाइंड करना है x, जिसका फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y सेम, आपको x2 की जगह क्या कर देना है, y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड टाइप जो इसमें हमारे पास आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो फाइंड करने के लिए। तो इस केस में आपको क्या होगा, इस केस में देखिएगा, अगर मुझे m1 अपॉन m2 फाइंड करना है तो मैं इसी को प्रोसीड करता हूं। x1 मुझे दिया गया है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को m2 से डिवाइड कर दूं, दोनों को मैंने क्या किया, m2 से डिवाइड किया, और m1 अपॉन m2 को लेट कर लेता हूं क्या, k। m1 अपॉन m2 को क्या लेट कर लेता हूं, k। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू kx2 प्लस ये m2 कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल, ये 2 है, ओके, kx2 प्लस x1 अपॉन m1 अपॉन m2 k प्लस 1। अब इस केस में आपको फाइंड करना होगा k, दैट इज रेशियो m1 अपॉन m2। आपको क्या क्या गिवन रहेगा, आपको x गिवन रहेगा, x1 गिवन रहेगा, आपको x2 गिवन रहेगा, और आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो इसी तरह हम y के लिए भी कर सकते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए k निकालना यहाँ से बहुत इजी है। आपको क्या करना है, x, x2 और x1 की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, और यहाँ से आप k निकाल सकते हो, चाहे वो x के लिए निकाल लो या y के लिए निकाल लो। आपको एक बात और पता होगी, जब हम xy प्लेन की बात करते हैं, किसी एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई करता है, अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप x एक्सिस की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0, और जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। अगेन सबसे ज़्यादा मार्क्स के लिए चैप्टर आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चैप्टर 7 से केस स्टडी आ सकती है, चैप्टर 3 से केस स्टडी आ सकती है, चैप्टर 7 से केस स्टडी आ सकती है। ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी के आने के चांसेस कम है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज चैप्टर नंबर 9 से केस स्टडी आ सकती है। चैप्टर 8 में हमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं के जो रेसिप्रोकल होते हैं, कौन होते हैं रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, h अपॉन पी। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ, इसमें बगल में लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा को मैं क्या लिखूंगा, h अपॉन बी। सेक थीटा को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन पी, दैट इज b अपॉन पी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू आएगी 1, बिकॉज कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद करना बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से आप इसको याद कर सकते हैं। पी अपॉन एच इज साइन थीटा, बी अपॉन एच इज कॉस थीटा, पी अपॉन बी इज टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल टर्म्स करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये किसका था फॉर्मूला, 8.1 का। 8.2 एक्सरसाइज के लिए आपको वैल्यूज याद करनी है, उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी टेबल। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप कॉपी के बैक साइड में टेबल बना सकते हो। 8.2 के लिए क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास, सबसे पहले आपको वैल्यूज पता करनी होगी। साइन थीटा अगर 0 है, साइन थीटा 0 है
30 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको बननी चाहिए। साइन थीटा 0 पे 0, 1/2 √1, 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 91। कॉस थीटा के लिए क्या करोगे, ये 5 वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, पहली 0, लास्ट 1, सेकंड थर्ड फोर्थ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 1/2, 1/√2, √3/2। एक चीज गौर करिएगा, साइन थीटा में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, 0, 1/2, 1/√2 0.7 समथिंग आएगा, √3/2 0.85 समथिंग आएगा, ये वैल्यू इंक्रीज कर दी। कॉस थीटा में इसी को आप रिवर्स लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने उसमें नहीं बताया, मैंने यहाँ बता रहा हूँ आपको। टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो टेन थीटा क्या होगा, इसका डिवीजन 0, 1/√3, 1 एंड √3/2, √3 एंड समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। अदर वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, आपको किसको कैलकुलेट करना है, कॉसेक को कैलकुलेट करना है। कॉसेक को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 2 √2, 2/√3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। सेक थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा कॉस को आप रेसिप्रोकल कर दो, या यहाँ से रिवर्स मोड में लिखते आओ वैल्यू, 1 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल टू द टेन थीटा। अभी बताया था रेसिप्रोकल होते हैं टेन और कॉट, तो 0/1, 1/0 अगेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। या उधर से भी आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो जो टेन थीटा की, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये आप अगर वैल्यूज भूलते हो तो ये टेबल ऐसे आप कॉपी के बैक साइड में रफ में बना लेना, लेकिन लास्ट में मिटा जरूर देना। तो इरेज कर देना पेंसिल से लिख के, पेंसिल से ही लिखना फॉर ये वैल्यूज, और फिर उसको इरेज कर देना। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। लास्ट वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन से हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन आता है। अब उसमें हमें क्या देखना है, आपको सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले बनने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इसी बेस पे आए, क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा का आपको यूज़ करना पड़े 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, या कॉस स्क्वायर थीटा को यूज़ करना पड़े। मैं यहीं से निकाल रहा हूँ वैल्यूज़, इनको RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को अगर मैं LHS में शिफ्ट करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और 1 को अगर इधर शिफ्ट करता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। इन फॉर्मूले के बेस्ड ही जितने होंगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वैल्यूज बननी चाहिए आपसे, और क्या बनना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको बनना चाहिए। लास्ट वाली एक्सरसाइज के लिए आपको ये फॉर्मूले और प्रीवियस फॉर्मूले 8.1 के आपको बनने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यहाँ पे पूरा जो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वो एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल के बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सपोज आप टेरेस पे हो और आप जब नीचे किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल ऑफ क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, ये थीटा है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज थीटा। थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं एंगल को, ओके। एंगल को किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा से। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही एंगल बनना है, वर्टिकल एक्सिस से मत बनाइएगा, गलती हो जाएगी यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन कैसे आएंगे,
ये बनेगा आपका 8.1 एक्सरसाइज के फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। सपोज आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होती है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जिन्होंने थोड़ा पढ़ा होगा बेसिक तो वो जानते होंगे। इससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बन रहा है थीटा। सपोज आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 और बेस दिया हुआ है 12 और आपसे पूछे कि एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो आपको क्या यूज करना है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/12 वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे हाइपोटेनियस पूछा रहता, एंगल आपने निकाल दिया, तो आप वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो हाइपोटेनियस। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूरा बेसिक मांगेगा प्रैक्टिस का। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फॉर्मूले कुछ ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होते हैं, इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। आपको इसकी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हो गया हमारे पास सर्कल्स। पूरा काम यहाँ पे टेंजेंट का होगा। थ्योरम 10.2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या प्रूफ करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। सपोज मेरे पास कोई सर्कल दिया हुआ है, मुझे एक सर्कल दिया हुआ है, तो इन पे जो टेंजेंट्स बनते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम प्रूफ करने को भी आ सकती है। इन पे जो टेंजेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, उनकी लेंथ होगी ऑलवेज इक्वल। इनके जो टेंजेंट्स की लेंथ होगी, टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल। सपोज ये PQ टेंजेंट है, इसको मैं T पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। थ्योरम 10.2 है ये TP हो गया, ये Q हो गया, ये हमारे पास सेंटर है, ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये भी परपेंडिकुलर होगा, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, थ्योरम 10.1। ये हो गया सेंटर O। तो लेंथ ऑफ, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है 10.2 थ्योरम में, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज TP एंड TQ आर द टेंजेंट टू द सर्कल, सो देयर लेंथ्स आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ होती है, जो टेंजेंट होती है पॉइंट सर्कल पे P पे, दैट इज TP एंड TQ आर इक्वल। ये हमें प्रूफ करना पड़ता है 10.2 थ्योरम में। ये थ्योरम भी प्रूफ करने को आएगी। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 10 चैप्टर के हमारे पास और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इसके ये एक्सरसाइज लिमिटेड है, तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चंस को, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। टोटल क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है तो TP TQ, अगर दो टेंजेंट्स लाई कर रहे हैं सर्कल पे तो इनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 11 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। आपको सर्कल दिया है, उस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, अगर उसकी कुछ पार्ट का लेंथ आप कैलकुलेट करते हो तो लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। सपोज मुझे एक सर्कल दिया गया है और मुझे उसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, पर्टिकुलर सेक्टर से जो इंक्लूड हो रही है। सपोज ये मैंने सर्कल बनाया और यहाँ पे मैंने बनाया सेक्टर बनाया। पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्टर क्या होता है। ये मेरा हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया थीटा एंगल। ये जो पिज्जा पीस है ना, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। AOB जो है वो क्या है, सेक्टर। इस सेक्टर की सबसे पहले मैं आपको एरिया बताता हूँ। इस सेक्टर की एरिया क्या होगी, सेक्टर AOB की एरिया क्या होगी, सेक्टर AOB की एरिया क्या होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर पाई आर स्क्वायर क्यों है, अरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके कुछ पार्ट का आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो एक रेशियो ले रहे हो, जिस पार्ट का एंगल आ रहा है और ओवरऑल सर्कल के एंगल का। तो ओवरऑल सर्कल का एंगल कितना है 360, थीटा जो एंगल आपको दिया गया है, और पाई आर स्क्वायर आप इसमें पुट करके क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, इसको मुझे यहां लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है,
ये मैंने आपको माइनर सेक्टर बताया है। ये कौन सा सेक्टर बताया है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना होगा, इसको छोड़कर बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना होगा, तो टोटल सर्कल के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे? माइनर सेक्टर के एरिया को। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो अभी हमने देखा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अगर निकालेंगे तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ये हो गया मेजर सेक्टर। अब हम समझते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है। माइनर आर्क क्या होती है सर? माइनर, व्हाट इज माइनर आर्क? माइनर सेक्टर पे जो आर्क आपको नजर आ रही है उसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर सेक्टर पे कौन सी आर्क आपको नजर आ रही है? देखो ये माइनर सेक्टर है, ये हो गई माइनर आर्क। इस आर्क की मुझे लेंथ यूज करनी है, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, थीटा अपॉन 360। लेकिन इस बार आप एरिया ऑफ सर्कल नहीं लोगे, इस बार आप ओवरऑल पूरे सर्कल की लेंथ लोगे, और सर्कल की पूरे आर्क की लेंथ लोगे, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये दो टॉपिक्स कवर हुए इस फॉर्मूले, इस चैप्टर में, 11 चैप्टर में। सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। थर्ड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट क्या होता है सर? माइनर सेगमेंट बोलते हैं हम इसे, ये जो पोर्शन होगा हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये होता है माइनर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट की एरिया हम कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट भी होता है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी होती है, वो भी उसी वाले कॉन्सेप्ट से आपको निकालनी है, क्योंकि इससे हम मेजर आर्क को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ईजी भी है वो टॉपिक। माइनर आर्क की हमने लेंथ समझ ली, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर करेंगे तो मेजर आर्क आ जाएगी। सी टॉपिक जो हमारा था वो सेगमेंट था। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा समझिएगा। इसको आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे। एक वो मेथड है हमारे पास कि आप सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो? माइनस कर दो। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, और वो माइनस करके आपका आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, देखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इसमें आएगा साइन थीटा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये थीटा का हाफ है, ओनली थीटा का हाफ है। फिर आएगा कॉस थीटा अपॉन 2, फिर आएगा कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हो, अगर आप सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना चाहते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना चाहते हो, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर थीटा दिया होगा 90, तो 90 अपॉन 45, वो 90 अपॉन 2 पे क्या मिलेगी वैल्यू आपको? 45। 90 अपॉन 2 45, तो यहाँ पे आप साइन 45 और कॉस 45 पुट करके, आर की वैल्यू पुट करके, रेडियस गिवन होगी आपको, इसको क्या निकाल सकते हो? माइनर सेगमेंट का एरिया। इन 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है आपको। अगर ये फॉर्मूले बनते हैं तो बहुत ईजी वे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पूरा फॉर्मूले का गेम है। तो अब सर इसके केस में कौन से फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको एरिया पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर वॉल्यूम का। तो मैं अभी ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सपोज हमें दिया गया है क्यूबॉइड, ये दिया हुआ है मुझे क्यूबॉइड। ये बी हो गया, और हाइट को मैंने क्या लेट कर लिया है? एच लेट कर लिया। मुझे इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया।
बहुत इजी है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका प्रूफ हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उतना अभी टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज क्यूबॉइड। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम अपर सरफेस हटा देंगे और बेस सरफेस हटा देंगे। जब इन सरफेसेस को हटाएंगे तो एलबी लोअर बेस, अपर बेस भी एलबी होगा, उन दोनों को आप हटाओ तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। तो एच यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2HL प्लस बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसका, लेटरल सरफेस एरिया का। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास रहेगा क्यूब। देखिए क्यूब में क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जब मैं क्यूब की बात करूँगा तो मेरे पास इसमें लेंथ विड्थ और हाइट क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। तो जब लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल होंगी, ए आपको कुछ नहीं करना है, इस टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है ए। तो जब आप ए पुट करोगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3a स्क्वायर डेट इज 6a स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लेटरल सरफेस एरिया डेट इज अपर सरफेस और लोअर सरफेस हटाना चाहते हैं, तो 2a इंटू ए प्लस ए, तो ये क्या आएगा, 2a इंटू ए प्लस ए क्या आएगा, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम a into a that is a cube is the volume of cube। ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद रहेगा वो रहेगा सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया क्या होगा, देखते हैं हम लोग सिलेंडर का एरिया क्या होगा। सपोज ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है वो क्या है, h है, रेडियस क्या है, r है, और मुझे इसका कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, कर्विकल फिगर्स में हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए अपर सरफेस सर्कुलर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लोअर सरफेस सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब इस सिलेंडर का लोअर सरफेस हटा, अपर सरफेस हटा, तो जब इस शीट को आप ओपन करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसका सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। ये ओपन होने पे सर्कुलर पार्ट ओपन हो गया तो 2 पाई आर और हाइट हो गई h। तो आप क्या है, इसका एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू एच दैट इज 2 पाई आर एच। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो r प्लस एच हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में अपर सरफेस एरिया लोअर सरफेस एरिया आपको हटाना है, दैट इज दो सर्कल्स के एरिया आपने हटा दिया तो आपके पास क्या बचा, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन शेप कैसा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, कॉनिकल शेप आप लोगों ने देखा होगा, ये कोन शेप होता है। इसमें पिक्चर में आएगा एल। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। हाइट तो इसकी एच ही रहेगी, हाइट क्या है हमारे पास, एच। रेडियस क्या रहेगी, आर, और यहाँ पे आएगा स्लैंट हाइट। ओके, ये जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया। सर इसमें सर्कुलर पार्ट तो एक ही है तो एक एरिया के एक सर्कल की एरिया लिखेंगे, और कोनिकल पार्ट जो है ओपन होगा जैसे उसको हमने किया था तो पाई आर एल आएगा। तो इस केस में हमारे पास पाई आर आर प्लस एल होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस एरिया हटा दीजिए, सर्कल हटा दीजिए सर्कल की एरिया, तो क्या आएगा, पाई आर एल।
इसके बाद इसका वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, आप एक रिलेशन से याद रख सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो 1/3 होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमारे पास आएगा स्फेयर। स्फेयर कैसा शेप होता है, देखिए स्फेयर हमारे पास कैसा रहेगा, ये रहेगा स्फेयर। रेडियस आर, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आर। देखिए इस स्फेयर का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो वहां पे टोटल और कर्व नहीं होता, वहां पे सिर्फ सरफेस एरिया होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया, क्योंकि इसको आप ओपन नहीं कर सकते हो। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आता है लास्ट, हेमिस्फेयर। लास्ट है हमारे पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कौन सा शेप रहेगा, जब आप इसको क्या कर दोगे, कट करोगे, तो क्या हाफ कट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का शेप कैसा रहता है, हेमिस्फेयर का शेप हम बनाएंगे, हेमिस्फेयर ये रहा, तो हेमिस्फेयर का हम शेप बनाएंगे ओके। तो ये बन गया हमारे पास हेमिस्फेयर। इसकी भी रेडियस क्या है, आर है रेडियस। इस केस में हमारा जो सरफेस एरिया होता है, हम दोनों सरफेस एरिया डिफाइन करेंगे। अगर आप अपर सरफेस में सर्कुलर पार्ट प्लेस कर रहे हो तो उसका एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना चाह रहे हैं तो अपर सरफेस से आपको सर्कुलर पार्ट हटाना पड़ेगा, तो वो ओपन हो जाएगा, तो उस केस में उसकी एरिया क्या होगी, 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, volume of hemisphere is half of the volume of sphere, that is 2/3 pi r cube। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। चैप्टर 12 का ये कंप्लीट रिवीजन था फॉर्मूला। तो अभी ये मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले बताए हैं, क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं, सिर्फ फॉर्मूले आपको ये बताए हैं ताकि आप फॉर्मूले भूलो मत। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अगेन इस चैप्टर में सबसे पहले एक फॉर्मूला जरूर याद रखना, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन होता है। इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव। आपको मीडियन और मोड दे देगा, मीन आपसे पूछ सकता है, या मीन मीडियन देके आपसे मोड पूछ सकता है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन होता है फॉर्मूला। सबको पता है मीन निकालने का मेथड क्या होता है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं, डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन निकालने का समेशन, सिग्मा भी बोल सकते हो उसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सेकंड हमारे पास मेथड क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक मीन में एज्यूम करते हैं, एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या निकालने का है, मीन निकालने का है सर, मीन। दिस इज मीन। जो एवरेज होता था, अगर क्लास में 2 पर्सन्स हैं तो एवरेज निकालना डायरेक्ट बहुत इजी है। दोनों पर्सन्स के एवरेज मार्क्स, आप मार्क्स को ऐड कर दो तो आपको क्या, डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या मिल जाएगा, एवरेज। पूरी क्लास का निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो। एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है सर, एक मीन एज्यूम करते हैं, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू क्या करते थे हम लोग, एच करते थे, एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये कहाँ यूज होता है फॉर्मूला, अगर डेटा बहुत बड़ा है उस केस में आप डी आई निकालते हो। डेविएशन क्या होता है, एज्यूम मीन में से माइनस हर एक इंटरवल क्लास मार्क की वैल्यू डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, ए माइनस एक्स आई अपॉन एच क्या होता है, डेविएशन होता है। इसको बोलते हैं डेविएशन। ओके, एज्यूम मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा, ये हो गया हमारा मीन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा
मोड का। व्हाट इज मोड? मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? डाटा होता है। जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डाटा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। अब मोड निकालते कैसे हैं? मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? L प्लस F1 माइनस F0 बोलते हैं इसको, आप F0 भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी, F0 ये F1 जो फ्रीक्वेंसी होगी ये मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी। इसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगा, इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगा। तो ये क्या हो गया? मोड ऑफ द गिवन डाटा। थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है वो है मीडियन का। आपको n/2 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मीडियन में ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस CF। CF को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू F इंटू H। दिस इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ये तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ओके, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड टू मीन मैंने बता ही दिया आपको। एक क्वेश्चन इसका आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ओके, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। सबसे बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी में पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे दो चीज़ों पे डाउट होता है। सर पहला तो हमें ये नहीं पता कि कार्ड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। कार्ड्स का कॉन्सेप्ट हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4, जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्वीट्स होते हैं, दैट इज 4 सेक्शंस हैं। एक जो पूरा कार्ड 52 कार्ड्स का कलेक्शन है उसमें हमारे पास कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52। फर्स्ट ये है, पहले तो बताया मैंने कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा है इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट में कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल कार्ड्स है हमारे पास कितने? 52। इन 52 कार्ड्स को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। 13। फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें 13 कार्ड्स जो होंगे उसको हम नेम देते हैं हार्ट, फिर डायमंड, फिर स्पेड, फिर क्लब। ये 4 हमारे पास सेक्शंस हो गए, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। जो हार्ट और डायमंड हैं ये होते हैं रेड कार्ड्स। ये कैसे कार्ड्स होते हैं? हार्ट और डायमंड कैसे कार्ड्स होते हैं? रेड कार्ड्स। और जो स्पेड और क्लब होता है वो होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। अब हर एक सेक्शन में, हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, हर एक सेक्शन में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। तो एस जिसको हम लोग इक्का भी बोलते हैं, एक इसमें होगा हार्ट में, एक डायमंड में, एक स्पेड में और एक क्लब में। दूसरा, हर एक सेक्शन में हमारे पास जैक होगा, किंग होगा और ऑब्वियसली क्वीन होंगी। जैक होगा, किंग होगा और क्वीन होंगी। इन तीनों कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। और ये कौन से कार्ड्स होते हैं? देखिए, एस फेस कार्ड नहीं होता है और जो जोकर होता है वो भी कुछ नहीं होता, उसका कोई यूज नहीं है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से हमारे पास 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब और हर एक सेक्शन का 3 फेस कार्ड्स हार्ट में भी होंगे, इसमें भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे। तो टोटल अगर मैं फेस कार्ड्स की बात करूंगा तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो जाएंगे? 12 कार्ड्स हो जाएंगे। और एस की बात करूंगा तो 1 1 1 1 1 टोटल 4 एस। तो किसी भी कार्ड के कलेक्शन में, 52 कार्ड्स के कलेक्शन में टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? 12, एस कितने होंगे? 4 और बाकी जो है हमारे पास इंक्लूडेड सबको करेंगे इनको तो 13 के क्या होंगे? कार्ड्स होंगे। नाम याद रखिएगा, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब।
दूसरा यहाँ पे सर प्रोबेबिलिटी में डाउट होता है एटलीस्ट, एटमोस्ट में। देखो अगर मैं डाइस को रोल आउट कर रहा हूं तो इसका टोटल आउटकम क्या आएगा? अगर मैं डाइस को रोल आउट कर रहा हूं तो इसका टोटल आउटकम आएगा या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अगर 2 डाइस को रोल आउट कर रहा हूं, ये 1 डाइस था, अगर 2 डाइस को रोल आउट कर रहा हूं तो टोटल आउटकम कितना आएगा? अब यहाँ पे एक बड़ा कलेक्शन बनेगा, 1 1 ये आउटपुट आ सकता है, 1 2 ये कहाँ तक आ सकता है? 1 6 तक। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 2 1 होगा, कहाँ तक आएगा? 2 6 तक आएगा। लास्ट जो रहेगा वो 6 1 और कहाँ तक आएगा? 6 6 तक आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। बीच में और भी हैं कलेक्शंस, 3 1 3 2 3 2। अब अगर आपसे पूछे सम ऑफ 2 डाइसेस, जो सम 2 डाइसेस का सम, जो 2 डाइसेस में जो नंबर आ रहा है उनका सम एटलीस्ट 5 हो, तो एटलीस्ट 5 वाली कंडीशन में आपको 5 लेना है और 5 से ज़्यादा सम लेना है। तो कभी भी डाइस को जब रोल आउट करोगे तो 1 डाइस में 6 मैक्सिमम आ सकता है, दूसरे डाइस में भी 6, यानी मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? वो 12 जाएगा। लेकिन मैंने बोला एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 में आप 5 वाली कंडीशन भी लेंगे, सम, ठीक है, बोथ डाइसेस का सम 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 8 9 10 11 12। तो आपको एटलीस्ट में कभी भी आप अगर एटलीस्ट कंडीशन निकालते हो, एटलीस्ट 5 बोल रहा है तो 5 सम किस में हो रहा है? 2 3 में, 3 2 में, 5 से ज़्यादा 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे ही 5 और 5 से ज़्यादा वाली कंडीशंस किस में जाएंगी? एटलीस्ट में जाएंगी। अगर एट मोस्ट बोलेंगे, तो अगर मैं बोलता एटमोस्ट 5 तो सम 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सम 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एटमोस्ट 5 में 0 से लेके 1 भी सम इंक्लूड होता है, 0 भी होगा। हालांकि 2 डाइस में का सम कभी भी 0 और 1 हो नहीं सकता, वो मिनिमम 2 होगा। तो जो 2 सम देंगे, 3 सम देंगे, 4 सम देंगे और 5 सम देने वाली कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारा था किसका कॉन्सेप्ट? एटलीस्ट और एटमोस्ट का। फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, P प्लस P कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी ना होने, इम्पॉसिबल इवेंट और हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।